अक्सर कुछ कहानियां जिंदगी बदल दिया करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मोहिता श्रीवास्तव की। जीवन को अक्सर मुसीबतों का रंगमंच कहा जाता है। इस रंगमंच पर जो खुद को मुसीबतों से भरे दलदल से भी निकालकर निहार लेता है, वही असली सफलता का हकदार होता है। ऐसी ही एक कहानी है मोहिता श्रीवास्तव की, जो हमें हमारे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से लड़ने की हिम्मत तो देगी ही, और हमारे सपनों को पूरा करने का साहस भी। आज ऑफिस में बैठी हुई मोहिता अपनी कुछ फाइलों का काम निपटाकर न्यूज़पेपर देख रही थी। तभी उसने देखा कि न्यूज़पेपर पे खबर छपी थी, अज्ञात जिले के एक शख्स की एक्सीडेंट में मौत। जब खबर पूरी पड़ी तो उसमें अज्ञात जिले के कासगंज गांव का नाम देखते ही मोहिता के चेहरे पर सिकन आ गई। जैसे कि किसी कहानी या फिर किसी शख्स को इंसान भूल जाए, वो एकदम से फिर से उसके सामने आ जाए। अज्ञात जिले का कासगंज गांव, जहां पर मोहिता ने अपना बचपन गुजारा था। मोहिता की मां बचपन में ही गुजर गई थी। उसके पिता निर्मल श्रीवास्तव गांव में एक किराने की दुकान करते थे। मोहिता बचपन से बहुत चंचल और खूबसूरत थी, इसलिए गांव में वो सबकी चहेती थी और बिन मां की बच्ची होने के कारण उसे गांव में बहुत स्नेह मिलता था। मोहिता ने 8वीं तक की पढ़ाई गांव के ही विद्यालय से की थी, जहां पर मोहिता को वहां के प्रधान अध्यापक श्री लाल चटर्जी का अच्छा मार्गदर्शन और सहयोग मिला था। मोहिता जितनी चंचल थी, उतनी पढ़ाई में तेज भी थी। मोहिता के पिता निर्मल श्रीवास्तव की गांव में अच्छी खासी जमीन भी थी और किराने की दुकान भी चलती थी। उनका सपना था कि उनकी बिटिया को उच्च शिक्षा दिलवाए। निर्मल की जिंदगी में मोहिता के अलावा और कोई भी नहीं था, इसलिए वो उसे खुद से दूर भी नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मोहिता का एडमिशन 9वीं क्लास के लिए गाँव से थोड़ी दूर कस्बे में एक अच्छे विद्यालय में करवा दिया, जहाँ उसे रोज छोड़ने जाते और लेने जाते। अभी नए विद्यालय में 2 महीने हुए थे कि मोहिता ने सबका दिल जीत लिया था, अपनी क्यूटनेस से और पढ़ाई में तेज होने के कारण। उसी विद्यालय में कस्बे के एक बहुत बड़े उद्योगपति का बेटा निरंजन भी पढ़ता था। निरंजन 11वीं क्लास का छात्र था। निरंजन की संगत अच्छी नहीं थी, वो नशेड़ी था, वो हमेशा गलत लोगों के साथ रहता था। जब निरंजन ने मोहिता के बारे में सुना तो वो उसका कायल हो गया। निरंजन अनजाने तरीके से मोहिता की कुछ मदद करने लगा और मोहिता एक मासूम सी इन सब चीजों को बहुत दूर तक भी न समझ सकी थी। अभी मोहिता को 4 महीने हुए थे कि निरंजन ने मौका देखकर एक दिन मोहिता को वो सारी बातें बता दी, जिनकी शायद मोहिता को आदत भी ना थी। मोहिता काफी हद तक डर गई थी। जब उसने अपनी क्लास टीचर को इस बारे में बताया तो क्लास टीचर ने निरंजन को सिर्फ समझाकर छोड़ दिया, क्योंकि निरंजन के पिता स्कूल के ट्रस्टी थे। जब मोहिता के पिता उसे लेने पहुंचे तो मोहिता से रहा न गया और उसने अपने पिता के गले लगकर रोते हुए सारी बात बता दी। मोहिता पिता की लाडली थी और पिता उसके लिए कुछ भी कर सकते थे। ये सब चीजें सुनकर पिता से रहा न गया और उन्होंने अपना आपा खो दिया। और वह स्कूल से जैसे ही बाहर निकले तो निरंजन उन्हें स्कूल के बाहर खड़ा हुआ ही मिल गया। उन्होंने आओ देखा न ताओ और निरंजन को थप्पड़ जड़ दिया। बीच बचाव में स्कूल के अध्यापक भी आ गए और मोहिता के पिता ने निरंजन को समझाकर छोड़ दिया और सोचा कि बात अब खत्म हो गई है। हमेशा ऐसो आराम में पले निरंजन के लिए ये थप्पड़ वाली बात असहनीय थी। निरंजन ने जब ये बात अपने नशेड़ी दोस्तों को बताई तो उन्होंने निरंजन को उकसाया और निरंजन इस तरह अपना आपा खो बैठा था कि वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। निरंजन 3-4 दिन तक स्कूल ही नहीं आया तो मोहिता के पिता आश्वस्त हो गए कि अब मामला निपट चुका है। इसी बीच खेतों में बुआई का समय आ गया था और मोहिता के पिता को खेतों में बुआई करनी थी, इसलिए वो मोहिता को स्कूल छोड़कर बोले कि बेटा तुम आज बस में आ जाना। निरंजन बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। नशेड़ी दोस्तों की सहायता से उसने एक वैन ली और जैसे ही मोहिता बस स्टैंड के लिए जा रही थी तो थोड़ा सुनसान इलाका देखकर उन्होंने मोहिता को अगवा कर लिया। जब मोहिता के पिता को इन सब बातों का पता चला तो अपना मानसिक आपा खो बैठे। गांव में सबकी लाडली होने के कारण मोहिता के लिए पूरा गांव खड़ा हो गया और वहां के प्रधान अध्यापक श्री लाल चटर्जी ने अपने वकील मित्रों की सहायता से पुलिस पर दबाव बनाकर मोहिता के अपहरण का केस दर्ज करवाया। निरंजन के पिता की राजनीतिक पहुंच होने के कारण यह मामला सिर्फ अज्ञात जनों के खिलाफ दर्ज किया गया। 2 दिनों बाद मोहिता बदहाल स्थिति में स्कूल के लॉन में पड़ी हुई मिली। उसका अमानवीय तरीके से शारीरिक शोषण किया गया था। जिसने भी मोहिता को देखा बस उसकी रुलाई फूट आई। मोहिता के पिता ये नजारा देख ना सके। मोहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 2-3 दिन उसकी पूरी जांच की गई तो सबके सामने आया कि उसका बार बार शारीरिक शोषण किया गया है, वो भी अमानवीय तरीके से। राजनीतिक प्रेशर के कारण मामला सिर्फ अज्ञात जनों के खिलाफ दर्ज किया गया। मोहिता के पिता और गांव वालों ने खूब प्रयास किया, पर अंत में जब सफलता नहीं मिली तो मोहिता के पिता हिम्मत हार गए। अब मोहिता को आसपास के गांव वालों द्वारा बुरी नजर से देखा जाता था। उसे उस नजर से देखा जाता था कि जैसे उसने बहुत घिनौना काम कर दिया। उसे समाज में एक तुच्छ नजर से देखा जाने लगा, जो मोहिता के पिता को बहुत अखरने लगा। पुलिस और राजनीतिक तरफ से जब कोई मदद न मिल सकी मोहिता के पिता को, तो उन्होंने प्रधान अध्यापक श्री लाल चटर्जी की सलाह और मदद से अपनी सारी जायदाद बेचकर वहां से निकल गए। मोहिता के पिता बहुत हद तक बीमार भी हो गए थे और मानसिक रोगी भी।
श्री लाल चटर्जी ने उन्हें शहर के एक अच्छे इलाके में अलग पहचान से मकान दिलवा दिया था और मोहिता का एडमिशन भी एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था, पर मोहिता अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। मोहिता को यहाँ पर कोई नहीं जानता था और ना ही उसे उस नज़र से देखता था, फिर भी वह महसूस करती थी कि लोग उसे अभी भी उसी नज़र से देखते हैं और वो बहुत असहज महसूस करने लग जाती थी। धीरे धीरे मोहिता थोड़ी सहज हुई और अपनी स्कूल भी अच्छे से प्रारंभ की, पर इसी बीच मोहिता के पिता की मानसिक स्थिति खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। पर इसी बीच श्री लाल चटर्जी का पूर्ण सहयोग रहा। स्कूल में कोई भी अड़चन न आए, इसलिए उन्होंने उसके पिताजी की सारी जिम्मेदारी खुद पे ले ली और मोहिता को खुद के घर पर ले आए और उसकी स्कूल जारी रखी। 10वीं के एग्जाम निकट थे, तभी मोहिता के पिताजी की मृत्यु हो गई। पर मृत्यु से पहले वो मोहिता से एक वादा लेकर गए कि वह कभी भी उस गांव में वापस नहीं जाएगी और न ही उन लोगों से मिलने का प्रयास करेगी, और मोहिता ने पिता से वादा कर लिया। परीक्षा के 2 दिन पहले ही मोहिता ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। श्री लाल चटर्जी ने मोहिता को ताकत दी और 10वीं की परीक्षा दिलवाई, लेकिन मोहिता 10वीं में कुछ खास न कर सकी क्योंकि उस समय वो बहुत हद तक तनाव में थी। मोहिता के पिता एक अच्छी खासी जमा पूंजी छोड़ गए थे। मोहिता के पिता का सपना भी था कि मोहिता बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। मोहिता के पिताजी का सपना पूरा करने के लिए चटर्जी ने मोहिता के लाख मना करने पर भी मोहिता का एडमिशन दिल्ली के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिंग स्कूल में करवा दिया। यहाँ पर बहुत अलग और शांत और अच्छा माहौल मिलने से मोहिता अब बहुत हद तक उस पुराने माहौल से निकल चुकी थी। बस उसे उसके पापा की बहुत याद आती थी और उसके लिए वो एक ताकत का काम भी करती थी, क्योंकि उसके पिता उसे आगे बढ़ने में बहुत मदद करते थे और वो सभी बातें उसके लिए मोटिव का काम कर रही थी। मोहिता ने 12वीं बहुत अच्छे अंकों से पास की थी और वो अब काफी हद तक समझदार भी हो गई थी ताकि भविष्य के लिए खुद के फैसले ले सके। मोहिता ने हॉस्टल में रहकर ही अपनी ग्रेजुएशन के साथ IAS की प्रिपरेशन भी प्रारंभ कर दी, पर इन सब चीजों के बीच वो चटर्जी का पूरा मार्गदर्शन लेती रहती। ग्रेजुएशन के बाद मोहिता ने अपना IAS एग्जाम तो क्लियर कर लिया, पर वो अभी भी मानसिक रूप से पूर्ण परिपक्व नहीं हुई थी। इस कारण उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया। इस असफलता में मोहिता की हिम्मत बांधी श्री लाल चटर्जी ने, और जो मोहिता के लिए कमजोरी बन रही थी उसे ही मोहिता की ताकत बनाया। आज एक IAS पद पर कार्यरत मोहिता श्रीवास्तव, मोहिता ने खुद के जीवन में नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए मार्गदर्शन का काम किया जो इस प्रकार की परिस्थितियों में खुद को बहुत ही कमजोर समझकर हार मान लेती है और सोचती है कि अब वो जीवन में कभी अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाएगी। अब इस कहानी को सुनकर आप में से अधिकतर लोग इस कहानी की सत्यता का प्रमाण मांगेंगे, पर मैंने ये कहानी सत्यता का प्रमाण देने के लिए नहीं लिखी। इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ मकसद इतना सा है कि जो पीड़िता इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करती है उसकी कोई गलती नहीं होती, उसका भी समान हक होता है अपने जीवन को दूसरी लड़कियों की तरह जीने का, अपने सपनों को दूसरी लड़कियों की तरह पूरा करने का। तो फिर क्यों हम उस लड़की के प्रति अपनी नजर बदल लेते हैं और उसे हीन भावना से देखते हैं। अगर आपका नजरिया किसी की जिंदगी को बदल सकता है तो किसी को भी उस नजर से नहीं देखना चाहिए जिससे उसका जीवन तबाह हो जाए और वो सोचे कि वो और लड़कियों से विपरीत है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोज के लिए युवा लेखक को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।